इनलैंड वाटरवे, शिपिंग और पोर्ट्स और ये सागर माला के प्रोजेक्ट को पहली बार इतना इम्पोर्टेंट किया है। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, तो मैं थोड़ा रिपीट करूँगा। चाइना में 47% ऑफ कोस्टल पैसेंजर एंड गुड्स ट्रैफिक पानी पर है। कोरिया जापान में 43 और 44% है। यूरोपियन कंट्रीज में 40% है और भारत में ये प्रमाण केवल 3.5% है। अगर हम लोग रोड से जाते हैं तो समझो 1.5 रुपये खर्चा आता है, और अगर हम रेलवे से जाएंगे तो 1 रुपया आएगा, और पानी से जाएंगे तो 20 से 25 पैसा आएगा। हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 18% है। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है। यूरोपियन कंट्रीज में 12 से 14% है। आप फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके सब जगह देखिए कि शहर जो बैठा है वो नदी पर है और नदी के ऊपर कंटेनर डाल के पोर्ट पे ले जाते हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अच्छा नहीं है वो, कि मुंबई से लंदन अगर कोई माल भेजना है तो वो आसान है और सस्ता है, पर मुंबई से दिल्ली भेजना ये महंगा है और कठिन है। और इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट में हम लोग 18% के ऊपर होने के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाते, और इसके कारण हम मार खा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट मार खा रहा है। और इसलिए ये डेवलपमेंट होने के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर हमारी 8%, 10% अगर कम होती है तो उसके कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पिटेंट होंगे, और उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का सपना पूरा होगा। वर्ल्ड में जिस देश में पोर्ट डेवलप हुए हैं, कोस्टल ट्रैफिक, इनलैंड वाटरवेज का ट्रैफिक डेवलप हुआ है, वही देश पहले, दूसरे, तीसरे क्रमांक पर है। और इसलिए पोर्ट के बिना किसी देश का विकास नहीं हो सकता। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि 45 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको विजन दी थी, उसमें इनलैंड वाटरवेज की थी, इरिगेशन की थी, नेविगेशन की थी, कमीशन उन्होंने स्थापना की थी, और 47 के बाद हमने इसको ध्यान नहीं दिया, और उसके कारण स्वाभाविक रूप से हम इस क्षेत्र में बहुत निगलेक्ट हो गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सेक्टर को हमने प्रायोरिटी दी है और इसमें बड़े प्रमाण पर काम शुरू किया है, और इसके परिणाम मिलना शुरू हुआ है। हमारे केवल एक फॉरेन कंसल्टेंट के द्वारा हमने अध्ययन करके 104 उन्होंने हमको रिकमेंडेशंस दिए थे, उसमें से 30 हमने इम्प्लीमेंट किए, उससे ही हमको 400 से 600 करोड़ का फायदा हुआ। और आने वाले साल में पूरे इम्प्लीमेंटेशन 100% करेंगे। तो इसमें मॉडर्नाइजेशन है, मैकेनाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। तो इसके कारण हमारे पोर्ट वर्ल्ड के पोर्ट की तुलना में बहुत आगे जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत अब सागरमाला में होगी, उसके लिए कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है। और इसके साथ साथ जो गाँव है, देहात है, जो फिशरमैन है, उनके भी विकास की योजनाएं हमने शुरू की। केवल बड़े बड़े इंडस्ट्री रोजगार ऐसा नहीं है, तो वहाँ से होकर फ्लोटिंग जेटीज बना रहे हैं हम लोग, कुछ जगह पर हम लोग रोरो सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, उसका डिटेल मैं आपको बताऊँगा। They're not allowing
maritime sector is integral to our economic growth. Today, India's maritime sector is not only about ports, but also shipbuilding, ship repair, inland waterways, coastal shipping, and much more. चाहिए तो फोटो आपको भेजते हैं। The sea has always been the lifeline for India. Surrounded by the soothing blues from three sides, the world's largest peninsular nation houses a huge wealth of maritime culture handed down by generations. And this has been true since the beginning of civilization. But sadly, insofar as India's maritime heritage is concerned, our ancestors left little to no written records of even the chronology of our rich maritime past. However, circumstantial evidence finds that we had a very rich maritime past, including in seafaring, trading, commerce, and navigation. Today is the 125th birth anniversary of Dr. Bhim Rao Ambedkar, the architect of the Indian Constitution and a champion for the underprivileged. He was also a visionary and the creator of India's water policy. Honorable Minister of Ocean and Fisheries, Republic of Korea, Honorable Governor of Maharashtra, Chief Minister of Maharashtra and Gujarat, my colleagues,
leaders and delegates from maritime community, dear friends, I welcome you all to the first Maritime India Summit. Today is the 125th birth anniversary of Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb established the Central Waterways Irrigation and Navigation Commission in 1945 and provided the vision of river navigation. It is a fitting tribute to Baba Saheb that the first Maritime India Summit is happening on his birth anniversary. India offers a bright spot of growth in global economic growth. India has become the fastest growing large economy. India economy is poised to grow at 8%. Our seaborne trade has increased at twice the global rate in the last 10 years. It is expected to be thrice the global rate this decade. Last year, Indian port traffic grew by 2.5% as against global sea trade growth of 0.5%. India has 7,500 kilometers of long coastline and over 14,500 kilometers of navigable rivers. Yet only 6% of our domestic transportation is through waterways. Considerable opportunities are there in coastal shipping and in inland waterways. Ever since this government took charge, the Prime Minister has been stressing on the importance of India's maritime sector for the growth of our country. His personal attention to the maritime sector is a great motivating factor for all of us to reach new heights. We have launched an ambitious program, Project Unnati, to modernize our major port. Presently we have 12 major ports. The efficiency of our major ports has improved by 30% in the last year. The major ports registered record profit of $650 million, that is rupees 4,200 crore in 15-16. The turnaround time in ports has reduced by 20%, enabling customers to save over $200 million, that is 1,300 crores. We have added 165 million tons of new capacity in last 2 years, 74 million tons in 14-15 and 91 million tons in 15-16, highest ever. Shipping Corporation of India would be soon announcing record profits, ending consecutive year of losses. Our Parliament has passed a historical bill declaring 111 national waterways. We have already started the development of 5 waterways. In Jalamarg Vikas project, we are investing over $600 million, that is rupees 4,200 crore, to make Ganga navigable from Varanasi to Haldia, covering a distance of 1,620 kilometers. We are in the process of starting works about $200 million, rupees 1,200 crore. We plan to double our port capacity in next 10 years, build 6 to 8 new green ports with the investment of $8 billion, that is rupees 50,000 crore. Work on 3 ports will start in this year. Implement over 40 rail and 40 road projects with investment. Opportunity of $30 billion, that is rupees 2 lakh crores. We have already formed a port rail connectivity corporation to enhance connectivity. We set up 14 coastal economic zones, CEZ, to create 1 crore jobs, out of which 40 lakhs jobs directly and 60 lakhs jobs indirectly. Marginalized coastal communities, fishermen and youth are central to the vision and policies of our government. Sagarmala will open up a world opportunity for these people. Friends, we have several steps to ease investment in maritime sector in India.
100% FDI in port development projects, 10 years of tax holiday for infrastructure projects in ports and inland waterways, infrastructure status for shipbuilding, and exemption of custom duty and excise duty on inputs of shipbuilding and ship repair. I welcome you all to explore the vibrancy of our maritime sector and invest in India. I promise on behalf of the Government of India to extend all possible help for the same. This is a very historical event. Our progress and development in this sector is constantly increasing. We already have a good track record for the development and progressive track record, which encouraging the investors to invest in India. It's really a very historical event, and it's only because of the vision of Honorable Prime Minister. He always insists for any development country in the world, the first important thing is the ports, shipping, and that is the key of success. So he's a great inspirator and motivator for all of us. Today, new era is start. Once again, I welcome Honorable Prime Minister and all of you to the first Maritime India Summit in Mumbai. Thank you very much.